इसका पैगाम पहुंचाना होगा। पाकिस्तानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, हमारे नौजवान रहनुमा जनाब साहब का पैगाम पहुंचाना होगा। हमारी कुछ है, पिछले 6 दिन से हम दौरा कर रहे हैं चुनाव वादी का। लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी हमें जलसों में, उससे 100 गुना लोग हर जगह मिलने आए उमर साहब से, और लोग परेशान हुए हैं, एजेंसियां परेशान हुई हैं। हम समझते हैं रुकावटें डाल रहे हैं, इसे कुछ नहीं होगा। इससे पहले जो राजौरी पूछ का दौरा डॉक्टर साहब ने, हजारों की तादाद में लोग हर जगह जलसे में थे। रात के 11-12 बजे हमने जलसे किए। इस चीज को देखना है, हमें कोई रोक नहीं सकता है। इस वक्त जो हालात हैं, जैसा कि अभी एक तकरीर कर रहे थे हमारे यहाँ बुजुर्ग, कि लोग पिस रहे हैं, लोग मर रहे हैं, नौजवान रो रहे हैं, रोजगार नहीं है उनके पास, नौकरी नहीं है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकलकर बेकार बैठे हैं। इस चीज का मुकाबला करना होगा, और ये एक्सपीरियंस हमारे पाकिस्तानी में और हमारे नौजवान रहनुमा उमर अब्दुल्ला साहब ने जिसने 6 साल हुकूमत की और बड़े ही कठिन वक्त में, बड़े मुश्किल वक्त में इस रियासत को चलाया। मुझे याद है डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस के, सेंट्रल होटल में मीटिंग कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वाकई में अप्रिशिएट कर रहा हूं, मुश्किल से वो तारीफ करते हैं, किसी के नाम लेते हैं, कहा वाकई में तारीफ आपका चीफ मिनिस्टर है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, ये मुस्तकबिल में बहुत एक कंट्रीब्यूशन दे सकता है। हमारे मातृ मेहरबान ने इन चीजों को याद रखना चाहिए। उसने कहा एक इंटरव्यू में कि मुझे दायरे नजर आ रहे हैं, उमर साहब के दायरा नजर आया उमर साहब में। ये शेर कश्मीर बनेगा इंशाअल्लाह रहमान, आपका ताउन होगा, आपका साथ होगा, आपका सपोर्ट होगा, ये वाकई शेर कश्मीर बनेगा और इस मुश्किल इस कौम को मुश्किलों से निकालेगा। मैं आपका मशकूर हूँ कि आप आए यहाँ, आपको रुकावटें की गई, लेकिन आप यहाँ आए अपने जीवन को सुनने के लिए, और इंशाअल्लाह रहमान वो आपके सामने आएंगे। जोर से इस्तेमाल कीजिए उनका तालियों के साथ, और जनाब उमर साहब यहाँ तशरीफ आएंगे, वो तकरीर करेंगे। जनाब उमर साहब मेरे सीनियर साथी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी जनाब अली मोहम्मद सागर साहब, जम्मू सूबे के सूबाई सदर जनाब रतन लाल गुप्ता साहब, जनाब जोन के हमारे जोनल सदर जनाब सजाद अहमद किचलू साहब, आप सबके हर्द अजीज लीडर और हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेज़बान जनाब महबूब इकबाल साहब, यूथ के जम्मू सूबे के सूबाई सदर जनाब एजाज जान साहब, मेरे पॉलिटिकल सेक्रेटरी जनाब तनवीर सादिक साहब, हमारे सीनियर साथी जनाब ब्रिजमोहन शर्मा साहब, बदरवा म्यूनसिपैलिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर शाहिद मुगल साहब, हमारे यहाँ ब्लॉक सदूर हजरात बैठे हैं, कयूम भगवान साहब, हाफिज भट्ट साहब, इरशाद लावेज साहब, मुश्ताक अहमद साहब, जगदीश राज साहब, शहूर अहमद सरपंच, यूथ के हमारे यहाँ के सदर आरिफ नजार साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी अहदेदार हजरात, यहाँ पे आए हुए वर्कर भाइयों बहनों बुजुर्गों, मेरे तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम और आदाब। बाकी सियासी बातों पे आने से पहले जो मेन मकसद इस दौरे का है वो तंजीम की मजबूती है, क्योंकि फिलहाल तो कोई इलेक्शन नहीं है, ना इलेक्शन का ब्यूगल बजा है, ना आने वाले कुछ महीनों तक हमें लगता है कि वो ब्यूगल बजेगा। ये जो चिनाब का मेरा दौरा चल रहा है लगातार पिछले 7 दिनों से, ये इलेक्शन का दौरा नहीं है। ना मैं वोट मांग रहा हूँ किसी से, ना मैं मंशूर पेश कर रहा हूँ, ना मैं तंजीम के उम्मीदवार
लोगों के सामने ला रहा हूं। मेरा और मेरे साथियों का, जो मेरे साथ आए हैं, इस दौरे का अगर एक मकसद है वो सिर्फ ये है देखना कि कहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूती है, कहाँ पे कमजोरियां हैं, कहाँ पे मजबूती को और ज्यादा किया जा सकता है और कहाँ पे खामियां या कमजोरियों को दुरुस्त किया जा सकता है। बदरवा में हमें मान के चलना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम ने अपने वर्करों के साथ इंसाफ नहीं किया है। ये हकीकत है। हमने वक्तन फवक्तन ऐसे फैसले किए जिससे कि खुद हमने अपने घर को नुकसान पहुंचाया। आज इस प्रोग्राम में हमें ये तस्लीम करना होगा कि बदरवा में वो मजबूती नहीं है जो मजबूती थी, ना तंजीम में वो मजबूती है जो मजबूती हम देखना चाहते हैं। हमने अलायंस में ये सीटें दी, खासकर बदरवा, एक बार नहीं 2 बार। अगर 87 में कांग्रेस के साथ अलायंस में हमने ये सीट कांग्रेस को दी, तो उसके बाद जब 96 का इलेक्शन हुआ तो हमने ये सीट शायद उस वक्त बीएसपी हाथी वालों को दी। कांग्रेस भी जीती यहां से, उसके बाद हाथी वाले भी जीते, लेकिन उन 2 अलायंस के इलेक्शन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां दोबारा उठ नहीं पाई। हमारे वर्कर बिखर गए, हमारे वोटर बिखर गए। एक बार हमने वोटर को कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर को, कि आप हाथ पे बटन दबाओ। दूसरी बार हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर को कहा कि आप ये हल का निशान भूल जाओ, आप हाथी पे बटन दबाओ। जब तीसरा इलेक्शन आया, उस वोटर को आदत ही नहीं रही थी हल के बटन को दबाने की, तो उसने हल की तरफ देखा ही नहीं, दूसरे बटन दबते रहे और हम पीछे पीछे जाते रहे। तब जाके आज बदरवा में ये बुनियादी कमजोरी है। और बीच बीच में हमने उम्मीदवार भी ऐसे दिए जो यहाँ हवाई दौरा करते थे, हवाई दौरा करने के बाद यहाँ से निकल जाते थे, जिनका बुनियादी काम जम्मू में होता था, जो वहां तो या तो अदालत में वहां प्रैक्टिस करते थे या दूसरे काम करते थे, यहाँ सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए आते थे और उसके बाद गायब हो जाते थे। आगे के लिए आपका उम्मीदवार अगर बुनियादी बदरवा का नहीं हुआ, अगर यहाँ की सरजमीन का नहीं हुआ, अगर यहाँ का रहने वाला ना हुआ, तो फिर उसको यहाँ इलेक्शन लड़ने की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि यहाँ के वर्कर यहाँ के लीडर को ढूंढने के लिए डोडा नहीं पहुंचने चाहिए। यहाँ के वर्कर यहाँ के लीडर को ढूंढने के लिए बटोट नहीं पहुंचने चाहिए। यहाँ के वर्कर यहाँ के लीडर यहाँ के साथी को ढूंढने के लिए जम्मू नहीं पहुंचने चाहिए। बुनियादी बदरवा का वर्कर जो है, चाहे वो बलेस का हो, चाहे गंडो का हो, चाहे बदरवा टाउन का हो, चाहे यहाँ के आसपास के इलाकों का हो, यहाँ का बुनियादी वर्कर जब अपने लीडर या अपने उम्मीदवार को ढूंढने जाए तो उसको यहाँ अपनी ही सरजमीन पे उसको मिलना चाहिए। तो मेहरबानी करके मैं अपने साथियों से गुजारिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वक्त वो यहाँ अपने साथियों के दरमियान गुजारे, यहाँ के दूर दराज इलाकों में गुजारे, ताकि एक तालमेल तंजीम के साथियों का और उनका बना रहे। और जो दूरी कई सालों से जो दूरी है उस दूरी को हम दुरुस्त करें। लेकिन उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी तंजीम की, हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। बजाय ये कि हम अपने घर को ठीक रखें, हम दूसरे के घर में आग लगाने की कोशिश करते हैं, ये जानते हुए भी कि हमारे घर की बुनियाद जो है वो कमजोर है। और बजाय ये कि मैं मेहनत करके अपने घर की बुनियाद मजबूत करूं, मैं इस कोशिश में लगा हुआ हूं कि किसी तरह मैं दूसरे के घर की बुनियाद कमजोर करूं, क्योंकि मैं दूसरे के घर को मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहता हूं। और ये अफसोस की बात हमारे इस इलाके की है। अरे ना, बदरवा की शिकायत करने के लिए आप लोगों को, और मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने कुछ तंजीम के साथियों की तरफ मेरा इशारा है, ये जानते हुए कि बदरवा में मेरा प्रोग्राम है। अगर आपको बदरवा के बारे में, मैं बदरवा की बात कर रहा हूं, मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस पूरे खित्ते की बात कर रहा हूं, असेंबली हल्के की बात कर रहा हूं।
अगर आपको भदरवा के मुताल्लिक कोई बात करनी होती, कोई शिकायत करनी होती तो यहां करते। आपको डोडा आके मुझे वहां पे आके भदरवा की शिकायत करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि इससे मुझे लगता है कि यहां कुछ उनके इरादे जो है वो ठीक नहीं है। अगर उनको फिक्र भदरवा की होती, अगर उनको फिक्र इस सीट की होती, अगर उनको फिक्र यहाँ की तंजीम की होती तो पहले तो इस प्रोग्राम को कामयाब करने में वो पूरा रोल अदा करते। उसके बाद मुझे यहाँ अलहदा लेके मुझे कहते ना मुझे आपके साथ 5 मिनट बात करनी है, ये हमारी बुनियादी कमजोरियां हैं, इन कमजोरियों को दुरुस्त करिए। लेकिन बजाय मुझे यहाँ बदरवाह पे मिलने के, कहाँ मिलते हैं मुझे? दूसरे इलाके में। और फिर मुझे कहते ना अलहदा आपसे बात करनी है, बदरवा में ये है वो है फलाना है। मैंने कहा ना आप मुझे डोडा में मिलकर ये बात क्यों कर रहे हैं? क्या आपको मालूम है कि बदरवा में प्रोग्राम है? आप लोगों को वहां आना चाहिए, वहां मुझसे बात करनी चाहिए। तो ये जो एक दूसरे की टांग खींचने की हमारी तंजीम में आदत है, इस आदत से इन लोगों को बाज आना चाहिए। वो अपने घर को ठीक करें, अपने घर को मजबूत करें। अगर अपने घर को मजबूत करने के बाद वो दूसरे के घर में किसी की मदद कर सकते हैं तो करें, लेकिन नुकसान ना करें। क्योंकि नुकसान जो है उससे सिर्फ एक जगह को नहीं, पूरी रियासत को नुकसान हो जाता है। आज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियादी जो, हम इसको कमजोरी ही माने क्योंकि पिछला इलेक्शन हम जीते नहीं, पिछला जो असेंबली इलेक्शन हुआ उसमें हमारी हार हुई। उस हार की बहुत बड़ी वजह यही है कि बजाय ये कि हम एक दूसरे की मदद करें, हम एक दूसरे को कमजोर करने पे लगे रहे। और उस कमजोरी का फायदा दूसरी तंजीमों ने उठाया, बिलखसूस बीजेपी ने, जो फिर पतली गली से पिछले दरवाजे से आके हुकूमत में बैठ गए। हुकूमत में बैठने के बाद उन्होंने जो करना था किया, फिर हुकूमत तोड़ी और इस रियासत का उन्होंने बेड़ा गर्क किया। रियासत के 2 हिस्से हुए। अभी तक हम समझ नहीं पाए कि रियासत के 2 हिस्से करने का मकसद क्या, और उसके बाद रियासत को यूटी में तब्दील किया। आज तक मुझे कोई ये नहीं समझा पाया कि जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा देने का मकसद क्या था। आखिरकार कौन सा फायदा यहां के लोगों को पहुंचा? चलिए मैं मानता हूं 370 की बात बीजेपी ने अपने मंशूर में की थी, लेकिन यूटी की बात तो किसी ने नहीं की। यूटी की मांग तो लद्दाख के लोगों की थी, और वो भी करगिल नहीं ले। करगिल के लोग तो कश्मीर के साथ रहना चाहते थे, जम्मू कश्मीर के साथ रहना चाहते थे। यूटी की बात तो ले के विरोध करते थे। कश्मीर के लोगों ने यूटी नहीं मांगा, जम्मू के लोगों ने यूटी नहीं मांगा, लेकिन ये यूटी हम पे ठोसा गया। और ठोसने के बाद भी जब हम उनसे पूछते हैं कि ना बताइए ना इस यूटी का यहाँ के लोगों को क्या फायदा मिला, कौन सा डेवलपमेंट हुआ, कौन से रोजगार के ऑर्डर आए, कौन सी गुर्बत कम हुई, 370 हटाया गया ये कहते हुए कि 370 को हटाने के बाद यहां अमन आएगा, मिलिटेंसी का खात्मा होगा, अलायदी पसंद सोच जो है वो खत्म हो जाएगी, यहां तरक्की के दरवाजे खुलेंगे, बड़े बड़े कारखाने लगेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुलेंगी, बड़े बड़े होटल बनेंगे, यहां के नौजवानों को रोजगार ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे बैठे उनको रोजगार के ऑर्डर मिलेंगे। आज इन तमाम तब्दीलियों को किए हुए कोई 2.5 साल हो गए। अगस्त 5, 2019 को ये निजाम बदला, तब से लेके आज तक मुझे बताइए ना किस घर में आके रोजगार का ऑर्डर मिला, कौन सी नई फैक्ट्री लगी, कौन सा नया यूनिवर्सिटी खुला यहाँ के बच्चों की तालीम के लिए, कौन सा नया अस्पताल बना हमारी माओं की बहनों के इलाज के लिए, हमारे नौजवानों के इलाज के लिए, बुजुर्गों के लिए, कौन सा नया बिजली का प्रोजेक्ट बना। जिन प्रोजेक्टों से आज हम बिजली निकाल रहे हैं वो या तो जनाब फारूक साहब के दौरे हुकूमत में उनका काम शुरू हुआ या मेरी हुकूमत में उनका संग बुनियाद रखा गया।
बताए ना कौन सा नया बना? महबूब इकबाल साहब ने सही कहा, अगर पूरे जम्मू खित्ते में एक इलाका है जहां टूरिज्म की गुंजाइश है, जहां लोग आके 4-5 दिन रह सकते हैं, वो भदरवाह है। लेकिन यहां पे बना क्या? जो पिछली हुकूमत में आजाद साहब ने शुरू किया, मैंने उसको मुकम्मल किया। यहाँ पहाड़ के ऊपर जो होटल बना, जहां मैं रात को रहा, हाँ तेली, उसके अलावा एक आध और प्रोजेक्ट। लेकिन उस हुकूमत के जाने के बाद नया क्या? और सर्दी में जब यहां बर्फ पड़ती है ना, किस टूरिस्ट को आप लाओगे? यहां टूरिज्म का मकसद है कि साल के 12 महीने टूरिज्म चलना चाहिए। लेकिन जब बिजली नहीं, मेरे रहते रहते रात को जो बिजली का हाल मैंने देखा, मुझे अब पता है कि आप लोगों पे क्या गुजरती होगी। जनाब, इतनी बार वहां रह के, इतनी बार वहां बिजली का कट हुआ कि मैंने अपने किसी से कहा कि मैं कह रहा इस हीटर को बंद करके डब्बे में डाल दो, इसका कोई फायदा नहीं है। उल्टा गुस्सा आता है हीटर देख के, क्योंकि हीटर तो दिखता है लेकिन उस हीटर से कोई गर्मी नहीं दिखती। तो फिर क्या फायदा ना उन मिनिस्टरों को यहां लाके मरकज से लाया ना पिछले महीने किसी मिनिस्टर को यहां पे मीट द पीपल प्रोग्राम में। उसे दिल्ली से भी अपने हीटर साथ लाए होंगे और बिजली का जनरेटर भी लाया होगा, क्योंकि यहां उसको कुछ दिखता नहीं तो। लेकिन आप अगर टूरिस्ट यहां लाओगे तो टूरिस्ट को कमरा तो गर्म चाहिए, टूरिस्ट को बिजली चाहिए, या ठंड में उनको कुल्फी जमा के यहां से वापस भेज दोगे? यहां करने के लिए उनके लिए कुछ प्रोजेक्ट बनाओ, यहां की पहाड़ियों का फायदा ले लो। अगर गुलमर्ग में गंडोला है, वो फारूक साहब ने के वक्त में शुरू हुआ। अगर पत्नी टॉप में गंडोला है, उसका नक्शा मेरे दौरे हुकूमत में उसका नक्शा पास हो। अगर जम्मू में गंडोला प्रोजेक्ट लगा, उसका संग बुनियाद जब मैं चीफ मिनिस्टर था तब रखा गया। अब वक्त आ गया है कि भदरवाह में भी एक अच्छा खासा गंडोला का प्रोजेक्ट यहां लगना चाहिए, ताकि लोग यहां आए, टूरिज्म करें, यहां की आबो हवा का फायदा लें, यहां की खूबसूरती का फायदा लें। लेकिन सिर्फ होटल के कमरे में बैठने के लिए तो नहीं आएंगे। इंशाअल्लाह जब ये सेंट्रल रूल का निजाम खत्म हो जाएगा और यहां पे लोगों की अपनी हुकूमत होगी, उस हुकूमत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से और कुछ नहीं तो भदरवाह के टूरिज्म के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हम उठा लेंगे, जिसमें से गंडोला भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। ताकि यहाँ का टूरिज्म जो है, यहाँ का टूरिज्म फले फूले, क्योंकि सिर्फ नाम से टूरिज्म नहीं होता, काम से टूरिज्म होता है। लेकिन तब तक के लिए मौजूदा जो इंतजामिया है उनको भी यहाँ के लोगों को जवाब देना होगा। 370 हटा के यहाँ के लोगों की रोशनी की जमीनें वापस ली जा रही हैं, किसको देने के लिए? आखिर मकसद क्या है? सालों साल तक जो लोग उन जमीनों पर बैठे हुए थे, आज उनको उन जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। और कहां हैं वो बड़े बड़े वो करोड़पति अरबपति लोग जिनके नाम हमें सुनाए गए थे और कहा गया था कि ये लोग आएंगे और होटलें बनाएंगे? मुझे तो भदरवाह में कोई उनका नया होटल नजर नहीं आया, मुझे उनका कोई नया कारखाना ऐसा नजर नहीं आया जिसमें मेरे यहाँ नौजवान जो है लड़के काम कर रहे हैं। अमन तो दूर की बात, यहां तो तब भी अल्लाह का शुक्र है कश्मीर जैसे हालात दोबारा नहीं बने यहां पे। नहीं तो सिर्फ कश्मीर में अब
कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे हम अपने आप को महफूज समझते हैं। जिन जिन इलाकों को हमने मिलिटेंसी से खाली किया था 2014 से पहले, आज उन इलाकों में दोबारा हमें बंदूक देखने को मिल रहा है। और कोई ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ पाकिस्तान से आ रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं बंदूक लेके। बदकिस्मती से उनमें से कई सारे ऐसे हैं जो हमारे कश्मीरी नौजवान हैं, जो किसी ना किसी वजूहात की बुनियाद पे बंदूक उठाए हुए हैं। जिस श्रीनगर में मेरी हुकूमत के दौरान जब सजाद किचलू साहब मेरे साथ MOS फोन थे, हमने 40 से ज्यादा बंकर उड़ाए। आज उन्हीं जगहों पे न सिर्फ नए बंकर बने, बल्कि साबिर साहब से पूछिए अपने, क्योंकि डाउनटाउन श्रीनगर के रहने वाले हैं, जहां जहां इन्होंने कम्युनिटी सेंटर बनाए, शादी के हॉल बनाए, इस तरह के जगह बनाए जहां आम लोगों को उनका फायदा मिले, उन सब शादी के हॉल और कम्युनिटी सेंटरों को आज फौज के हवाले किया जा रहा है। वहां उनके कैंप बन रहे हैं। तो फिर 5 अगस्त 2019 के बाद तो दुनिया को कहा जा रहा था कि बस 370 ही वजह है जम्मू कश्मीर में बंदूक की। 370 हटेगा, बंदूक चला जाएगा। कहां गया बंदूक? दुनिया को कहा जा रहा था कि 370 ही वजह है कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडित चले गए। 370 ही वजह है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित वापस आ नहीं पाए। 2.5 साल हो गए 370 हटा के। मुझे बताए ना कौन कश्मीरी पंडित वापस आए? उल्टा पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरह चुन चुन के उनको मारा जा रहा है इस हुकूमत के दौरान। चुन चुन के। वो मक्खनलाल बिंद्रू जो मिलिटेंसी के सबसे बुरे दौर में भी श्रीनगर छोड़ के नहीं गया था। सबसे बुरे दिन 90 और 96 के बीच में, तब भी श्रीनगर में अपनी दुकान खोलता था, दवाइयों की दुकान। पिछले दिनों मिलिटेंट की गोलियों का शिकार हुआ। तो फिर आखिरकार इन झूठ का जवाब कौन देगा जो हमें सुनाए गए थे, जो झूठे वादे हमें दिए गए थे कि बस अब सारा कुछ ठीक होगा? कुछ ठीक नहीं हुआ। और अब अजीब सी बात है, परसों बीजेपी का एक लीडर कहता है कि जम्मू कश्मीर को तब तक रियासत का दर्जा वापस नहीं मिलेगा जब तक यहां पूरी तरह से अमन नहीं आता और ये मिलिटेंट का हमला जो है सिविलियन पे ये रुकता नहीं। अरे ना, अगर आज भी मिलिटेंट के हमले हो रहे हैं, अगर आज भी सिक्योरिटी का निजाम जो है वो बिगड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर में, वो किसकी बदौलत? आप बीजेपी वालों की हुकूमत है दिल्ली में, आपका भेजा हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्रीनगर में। तो अगर आज सिक्योरिटी का निजाम खराब है, अगर लोगों को मारा जा रहा है, तो किसका कसूर है? यहां इस आवाम का कसूर नहीं है, वो इस दूर दराज बदरवाह के लोगों का कसूर नहीं है। लेकिन ये कहते हुए कि जब तक हालात पूरी तरह से ठीक नहीं होते हम यहां रियासत दोबारा कायम नहीं करेंगे, तो यहां के लोगों को उस बात की सजा दी जा रही है। नाकाबिलियत आपकी, नाकामी आपकी, और सजा यहां के लोग मुक्त हैं। ये कहां का इंसान है? 370 पे भी कुछ पार्टियों ने यह आदत बनाई हुई है 2-2 आवाजों में बात करने की। कोई एक कहता है कि बस 370 गया, अब इस पे बात ही नहीं करनी। फिर दूसरा मेरे एक तकरीर की जवाब में प्रेस में कहता है कि नहीं जनाब 370 तो हमारी विरासत है, हम तो 370 लेके रहेंगे। अभी कंफ्यूजन क्यों? कम से कम एक बात तो लोगों को मानना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में इन चीजों को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है।
हम दिल्ली में भी वही बात करते हैं, हम जम्मू में भी वही बात करते हैं, हम कश्मीर में भी वही बात करते हैं। हम कहते हैं ना, हमारी लड़ाई जो है ये सच्चाई की लड़ाई है, ये इंसाफ की लड़ाई है, ये हमारे मुस्तकबिल की लड़ाई है, ये हमारे उन जमीनों की लड़ाई है जो लैंड टू द टिलर के तहत बाबा कौम ने उस वक्त चकदारी का निजाम जो खत्म किया और लोगों को अपने जमीन के मालिकाना हक दिए, ये उन जमीनों को बचाने के लिए है। ये अपने बच्चों की तालीम और स्कॉलरशिप को बचाने की लड़ाई है, ये हमारे रोजगार को बचाने की लड़ाई है। इसमें बाद में तेरे नीचे ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ा। महबूब साहब ने अपनी तकरीर में एक बात की कि बदरवाह को जिस तरह अपग्रेड किया जाना चाहिए था, नहीं हुआ। आपको जो 40-50 साल पहले जो आपका दर्जा था, उसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। हालांकि बाकी इलाके जो हैं वो ब्लॉक और नियाबत से डिस्ट्रिक्ट बन गए। आपके इर्द गिर्द में एक नहीं दो नए डिस्ट्रिक्ट बने। आपके रहते रहते रामबन को भी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला, मुबारक। कश्तवाड़ को भी डिस्ट्रिक्ट मिला, मुबारक। लेकिन आप लोग वहीं के वहीं रह गए। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी तो जो डिमांड इन्होंने आपकी तरफ से यहाँ रखा डिवीजन की, उस डिवीजन की डिमांड पे जरूर गौर किया जाएगा और बदरवा, पूरे बदरवा इलाके के साथ इंसाफ करने का वादा जो है मैं आपके साथ करके ही यहाँ से दुआ रखता हूं। आपसे एक जरूर गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके अपने भाईचारे को जख्म पहुंचाने दें। यहां कुछ एक आध तंजीम ऐसी है जिनकी लगातार कोशिश रहती है कि किसी तरह फसाद पैदा हो, किसी तरह झगड़े पैदा हो, लोग अलग हो जाएं, अलग अलग तराजुओं में तोले जाएं। मजहब के बुनियाद पर वोट मांगने की उनकी आदत है और कोशिश की जाती है कि जैसे अंग्रेजों का था, डिवाइड एंड रूल, लोगों को अलग करो और हुकूमत चलाओ। उससे बुनियादी जो कमजोरी है उसका असर सब पे पड़ता है। इसलिए मेहरबानी करके इन साजिशों में इन लोगों को कामयाब होने मत दीजिए। अपने भाईचारे को बचा के रखिए। जो विरासत में हमें शेर कश्मीर का एक बहुत बड़ा नारा जो हम बार बार दोहराते हैं, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। क्योंकि शेर कश्मीर जानते थे कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, जम्मू कश्मीर के बचाव के लिए इस भाईचारे का जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन ताकतों के खिलाफ जो इस भाईचारे को जख्म पहुंचाना चाहते हैं, उनको कामयाब ना होने दे, ये मेरी मोतबाना आप सब साथियों से गुजारिश है। बाकी इंशाल्लाह हमारा आना जाना तो रहेगा ही। जो मैंने तंजीम की मजबूती के लिए आप लोगों से बातें की, उन पे गौर करिए। जो मैंने आपके साथ वादे किए हैं, इंशाल्लाह उन वादों पर मैं मुकम्मल रहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि दोबारा फिर हमें जल्दी मुलाकात का मौका हासिल होगा। मैं आप सबों से इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और आदाब। तो यही खत्म, दो इसको बंद कर दो। रुक ऐसे नहीं करना। मैं आखिर बार फिर